आर्थिक सशक्तिकरण में स्टार्टअप और उद्यमिता की भूमिका। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे भारत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होता है। तो जो स्टार्टअप है उनकी आर्थिक सशक्तिकरण में निश्चित ही बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसी विषय को लेकर के आज हमारे बीच जो है हमारे दो विद्वान और युवा वक्ता उपस्थित हैं, डॉक्टर अमित कुमार तिवारी जी और डॉक्टर रानू जैन। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं और सभी प्रतिभागियों और जो कंटेस्टेंट है और जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स है उन सबका मैं इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। आगे के लिए माइक में जो है डॉक्टर प्रिया जैन गौर मैडम को देता हूं जो संचालन करेंगी। सर मैं ऑडिबल हूँ? जी मैडम। Good afternoon, respected principal sir, faculty members and dear student. Today I am delighted to welcome you all on today's webinar on the topic भारत के आर्थिक सशक्तिकरण में स्टार्टअप और उद्यमिता की भूमिका। My name is Priya Gaur and I am thrilled to be your host for this session. तो टॉपिक चालू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज धार में ये जो वेबिनार हो रहा है ये एक वर्चुअल स्पेस में अभी हम सभी लोग जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट्स भी इसमें ऐड हैं और जो आज जो हमारे स्टीम्ड स्पीकर हैं वो हम सभी को इसी टॉपिक के इर्द गिर्द काफी सारे एस्पेक्ट्स में हमें एनलाइटन करेंगे। तो सबसे पहले थैंक यू प्रिंसिपल सर, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सके। थैंक यू गुप्ता सर एंड सोनी सर जिन्होंने ये जो वेबिनार है ये बहुत कम ही समय में ऑर्गेनाइज करा। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को, वेबिनार को स्टार्ट करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी गुप्ता सर को जो हमारे जो पहले स्पीकर हैं उनका इंट्रोडक्शन दें और फिर इस वेबिनार को आगे प्रोसीड कराएं। थैंक यू। हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज? हाँ, जी 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 सभी को नमस्कार। चूंकि आज का दिन बहुत ही खास है हमारे महाविद्यालय के लिए, बहुत ही विशिष्ट अतिथि आज हमारे बीच है। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हमारे महाविद्यालय में जो वेबिनार हो रहा है उसमें हमारे प्रथम वक्ता डॉक्टर अमित कुमार तिवारी सर अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय नागरदा छत्तीसगढ़ से उपस्थित है। आप सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। आपने लगभग 20 वर्षों का लंबा शैक्षणिक अनुभव प्राप्त किया है। आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ तथा बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ कॉमर्स बस्तर विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से मेंबर ऑफ बोर्ड रह चुके हैं। आपने भारत के सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश, प्रगति एवं समस्या और संभावनाओं पर अध्ययन करते हुए आपने पीएचडी उपाधि प्राप्त की है। रिसर्च के क्षेत्र में आपका विशिष्ट योगदान रहा है सर। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 13 शोध पत्रों का प्रकाशन किया है। आपने 6 बुक चैप्टर भी प्रकाशित करवाए हैं। साथ ही आपने एक स्वरचित बुक भी पब्लिश करवा चुके हैं। ऐसे विशिष्ट अतिथि को हमारे बीच पाकर आज हमारा महाविद्यालय और हम सभी लोग गौरवान्वित और सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। सर, आपने आज जो हमारे लिए, हमारे महाविद्यालय के लिए आपका विशिष्ट समय निकाला,
और हमारे आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया, उसके लिए मैं सहृदय आपको धन्यवाद देता हूं सर। तो अब मैं डॉक्टर अमित कुमार तिवारी सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने उद्बोधन द्वारा आज के वेबिनार को सफल बनाने का प्रयास करें। सर, अमित कुमार तिवारी सर। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है गुप्ता सर? हाँ जी सर, आ रही है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। सभी को मेरा नमस्कार सर। धन्यवाद सर। शासकीय कन्या महाविद्यालय धार मध्य प्रदेश द्वारा भारत के सशक्तिकरण में स्टार्टअप और उद्यमिता की भूमिका विषय पर एक दिवसीय जो वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार के जो मुख्य संरक्षक हैं आदरणीय डॉक्टर किरण सलूजा मैडम, जो कि अतिरिक्त संचालक इंदौर संभाग है, महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संरक्षक आदरणीय डॉक्टर सुशील फड़के सर, वेबिनार के संयोजक और मेरे परम मित्र डॉक्टर रामेश्वर गुप्ता सर, सह संयोजक प्रोफेसर अरुण सोरी सर और सभी सम्मानीय प्रतिभागियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप सभी इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं और मैं अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे अपने विचार इस विषय पर रखने के लिए महाविद्यालय द्वारा अवसर दिया गया। मैं महाविद्यालय से क्षमा प्रार्थी हूं कि कई बार मुझे ये अवसर प्रदान किया गया, लेकिन मेरी व्यक्तिगत कुछ इस प्रकार की समस्याएं थी कि मैं गुप्ता सर का आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाया और सर ने इस बार फिर मुझे आमंत्रित किया, चाहकर भी मैं सर को मना नहीं कर पाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छात्र, प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को धन्यवाद। मैं आप अपने इस विषय पर जो भी विचार हैं वो व्यक्त करना चाहूंगा। मैं स्लाइड जो है शेयर कर रहा हूं। सर स्लाइड शो हो रही है क्या सर? हाँ सर, हो रही है। जी 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 हो रही है स्लाइड शो। जी जी, थैंक यू सर। कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि मैं जैसा बताया ना, व्यस्तता के कारण मोबाइल पे ही टाइप किया हूँ प्रेजेंटेशन, तो शाम में कोई प्रॉब्लम है। तो सर्वप्रथम मैं प्रस्तावना पर आता हूँ। आप और हम सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि भारत अपनी जीवंत संस्कृति, समृद्ध विरासत और जनसंख्यात्मक विविधता के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ वर्षों से भारत एक स्टार्टअप के केंद्र के रूप में उभरा हुआ है, जिसने दुनिया भर के उद्यमियों, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को हमारी ओर आकर्षित किया है। युवा उद्यमी जिनमें महत्वाकांक्षाएं, विचार और जुनून से भरपूर होते हैं, वो अपनी खुद की कंपनियों को शुरू कर रहे हैं और उद्योगों में उन्हें सफलता मिल रही है। दुनिया से, स्टार्टअप से दुनिया बदल सकती है और आने वाले वर्षों में नवाचार और सृजनात्मक वाले अधिक से अधिक स्टार्टअप जो हैं वो विकसित होंगे। युवा उद्यमियों का मन मस्तिष्क बहुत से विचारों से भरा पड़ा है। आवश्यकता हमें केवल इस बात की है कि इन विचारों को क्रियान्वित किया जाए और इसकी समृद्धि की दिशा में कार्य किया जाए। अब मैं इस बात पर चर्चा करना चाहूंगा कि स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप में अपन सब लोग जनरली समझते हैं कि स्टार्टअप मतलब किसी चीज को आरंभ करना। अब इसका डीप नॉलेज क्या होगा, तो अभिप्राय अपन स्टार्टअप का देखें। स्टार्टअप एक का शाब्दिक अर्थ होता है किसी व्यापार का शुरुआती चरण, लेकिन भारत में पंजीकृत कंपनियां जो 5 साल से कम समय से अस्तित्व में हैं और जिनका वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से भी कम है, उन्हें स्टार्टअप की श्रेणी में रखा गया है। नवाचार पर आधारित जो नई कंपनियां हैं और अपने व्यापार में नए विचार
स्केलेबल व्यापार मॉडल, जिसको मापनीयता व्यवसाय मॉडल भी बोलते हैं, और उच्च विकास की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम स्टार्टअप कहते हैं। यह उद्यम आमतौर पर उद्यमियों या व्यक्तियों के समूह द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं, जिनका लक्ष्य होता है बाजार में एक नया उत्पाद, सेवा या प्रौद्योगिकी को पेश करना। स्टार्टअप नवाचार और नवीनतम तकनीकों से जुड़े होते हैं। ऐसे व्यवसाय अक्सर अद्वितीय समाधान को प्रदान करते हैं, जो अर्थव्यवस्था को बदलकर लोगों के जीवन में क्रांति लाते हैं। नियमित कंपनियों के विपरीत यह पहले से किए गए कार्यों की नकल नहीं करते, ये नवाचार है, कुछ नए कार्य को अंजाम दे रहे होते हैं। इसी अभिप्राय से यदि हम देखें तो स्टार्टअप की कुछ विशेषताएं निकल कर आती हैं कि स्टार्टअप में क्या है। तो स्टार्टअप नवाचार है। स्टार्टअप उन उत्पाद व सेवाओं की नकल नहीं करते जो पहले से ही बाजार में व्यापक रूप से उपलब्ध है। ये आमतौर पर नवाचार और नई तकनीकों से जुड़े हुए रहते हैं। दूसरी विशेषता है प्रौद्योगिकी। स्टार्टअप अपने उत्पाद या सेवाओं के विपणन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हैं। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है स्केलेबिलिटी, अर्थात मापनीयता। स्टार्टअप एक स्केलेबल व्यापार मॉडल को प्रस्तुत करते हैं। स्केलेबिलिटी का अर्थ होता है मापनीयता, किसी तंत्र या संगठन की प्रक्रिया को बढ़ाने की क्षमता। इसमें स्टार्टअप की प्राथमिकता तेजी और सुचारू रूप से आगे बढ़ना होता है। स्टार्टअप बड़ी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। चौथी इसकी जो विशेषता है वो है विकास। स्टार्टअप ऐसे व्यापार होते हैं जिसमें अविश्वसनीय रूप से तेजी से बढ़ने की उम्मीद होती है, या कहें कि उच्च विकास की इनके पास क्षमता होती है। शीघ्र ही अपनी जो उत्पाद या सेवाएं हैं इनके विपणन को दोगुना कर देते हैं। पांचवी विशेषता के तौर पर हम ले सकते हैं आयु। स्टार्टअप सामान्यतः युवा होते हैं, अर्थात जिन्हें अस्तित्व में आए हुए कम से कम या अधिक से अधिक 5 साल हुए होते हैं। जोखिम और अनिश्चितता। स्टार्टअप जो प्रक्रिया है वो जोखिम और अनिश्चितताओं से भरी पड़ी हुई है। यह है हम स्टार्टअप की विशेषताएं कह सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम। जैसा आप सभी को विदित है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक स्वर्णतम पहल है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया था। यह प्रमुख पहल है भारत सरकार की, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मजबूत इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, जो आर्थिक विकास को गति देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। भारत की सबसे प्रमुख जो समस्या है वो बेरोजगारी है। यहाँ पर हमारे पास जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, या जनसंख्यात्मक जो हमारा लाभांश है उसे रोजगार उपलब्ध कराना इस स्कीम की प्रमुख जो है उद्देश्य था। स्टार्टअप इंडिया जो इंडिया सरकार द्वारा चालू किया गया, इसके क्या घटक हैं? 100 प्रमाणन पर आधारित अनुपालन व्यवस्था। स्टार्टअप का इसका उद्देश्य स्टार्टअप पर नियामक का बोझ कम करना है। जो विनियामक जो हैं या कहें जो लॉ है या जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, उनका जो बोझ है उसे कम करना है, ताकि वे कारोबार पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। अधिक से अधिक उनका ध्यान व्यापार पर हो, और अनुपालन की लागत, जो लॉ या विधि को पालन करने की लागत है, उनकी कम से कम आए। नियामक व्यवस्थाएं इस प्रकार और सरल और लचीली होंगी तथा निरीक्षण और अधिक सार्थक और सरल होगा, ताकि इनका मुख्य जो फोकस है वो इस बात पर रहे कि वो अधिक से अधिक ध्यान अपने व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाने में रखें। इसलिए यहाँ पर जो कानूनन, लाइसेंस या और जो विभिन्न प्रकार की विधिक जो समस्याएं हैं उन्हें कम से कम किया गया है। स्टार्टअप इंडिया हब स्थापित किया गया है। समस्त स्टार्टअप के लिए एक इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र जो उपलब्ध कराने के लिए एक संपर्क स्थान का निर्माण किया गया है, जिससे ज्ञान का आदान प्रदान हो सके, वित्त का पोषण हो सके। सरकार मुख्य हितधारक इस स्टार्टअप इंडिया हब की होगी। केंद्र और राज्य सरकारें, भारतीय और विदेशी पूंजीपति, एंजल नेटवर्क, बैंक, इनक्यूबेटरों, कानूनी भागीदारों, सलाहकारों, विश्वविद्यालय और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को एक ही स्थान पर एकत्र कर यह स्टार्टअप इंडिया हब बनाया गया है, जो स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, ताकि अधिक से अधिक हमारा व्यवसाय आगे की ओर बढ़ पाए। मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल।
यह सरकार और विनियामक संस्थाओं के साथ स्टार्टअप के लिए इंटरेक्टिव मंच बनाया गया है। 1 अप्रैल 2016 से यह सारे स्मार्ट डिवाइस और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यहाँ से संपर्क किया जा सके। कानूनी सहायता और कम दर पर तेजी से पेटेंट परीक्षण, बौद्धिक संपदा अधिकार को बढ़ावा देने और जागरूकता लाने के लिए नए स्टार्टअप के सतत विकास और तरक्की को सुनिश्चित करने के लिए पेटेंट दाखिल करने के कार्य को बहुत आसान किया गया है। सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है, बहुत ही कम शुल्क यहाँ से लिया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक खरीदी स्थलीकरण के मापदंड, इसका उद्देश्य होता है अनुभवी कंपनियों की तुलना में जो स्टार्टअप हैं उनके पास अनुभव कम होगा, उन्हें समान अवसर प्रदान नहीं हो पाएगा। तो इस समान अवसर को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जो निविदाओं के मामले हैं वहां गुणवत्ता छूट के अलावा, गुणवत्ता में किसी प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शन है कि इस पर्टिकुलर फर्म को इस कार्य में करने का अनुभव है या नहीं, उसका टर्नओवर इस मानदंड को पूरा करता है या नहीं, ये टर्नओवर और पूर्वानुभव को मापदंड में छूट दी गई है, ताकि स्टार्टअप भी इन निविदाओं को भर पाएं, व्यापारिक लाभ ले पाएं, अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएं। स्टार्टअप के लिए त्वरित निकासी, जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्टअप जो है वो अनिश्चित हैं और जोखिम से पूर्ण है। तो कई बार हम जो अनुमान लगाते हैं या जिस परियोजना या को लेकर हम आगे बढ़ रहे होते हैं उसमें हम सफल नहीं हो पाते हैं। यह कार्य योजना स्टार्टअप के लिए यदि आपके पास रखना, एक सेकंड असफल होगी तो व्यापार को बंद करने में आसानी हो, तो सरकार द्वारा दिवालिया होने की स्थिति में स्टार्टअप को तुरंत निकासी की व्यवस्था दी गई है। दिवालिया पेशेवर को प्रदान किया जाता है, जनरली 180 दिन लगते हैं यहाँ पर, लेकिन इस प्रक्रिया को उन्होंने 90 दिन किया गया है, ताकि सीमित दायित्वों की अवधारणा को वो स्वीकार कर पाएं और स्टार्टअप के लिए यह आसानी हो कि वह अपने व्यापार को आसानी से बंद कर पाएं यदि वह अपने स्टार्टअप में असफल होते हैं और व्यावसायिक दायित्वों के भुगतान करने में वो अपने आप को असमर्थ पाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टार्टअप आज के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है, क्योंकि आज हमें अपने देश का आर्थिक विकास करना है और हम अब विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और स्टार्टअप को यदि सरकार ने माध्यम माना है तो भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, इन पर चर्चा करते हैं। सरकार ने अपना पूरा जोर या कहें कि पूरा सरकारी तंत्र स्टार्टअप को विकास करने में लगा दिया है। यह बात जो मैं कह रहा हूं इसको आप जब इन बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, सरकार द्वारा लगभग 30 से ज्यादा उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपके सामने रखा हूं। पहला उपाय तो अपन अभी चर्चा कर ली है, स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना, ये 2016 में आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है सरलीकरण और होल्डिंग, वित्त पोषण और समर्थन, प्रोत्साहन, औद्योगिक शैक्षणिक साझेदारी, इक्वेशन जैसे क्षेत्र, लगभग 19 क्षेत्र हैं या मदे हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। इस कार्य योजना से एक ऊर्जावान स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण भारत सरकार करना चाहती है। वह स्कीमों को प्रोत्साहन और प्रोत्साहनों की नींव रखी हुई है। ये पहली स्कीम थी जिससे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से जानते हैं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अगला कदम उठाया है, वो है स्टार्टअप के लिए निधियों का निधि योजना। इसको अपन बोल सकते हैं फंड फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए फंड अवेलेबल कराना। सरकार ने स्टार्टअप की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कॉप्स के साथ फंड फॉर स्टार्टअप स्थापित किया है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इस निधियों की निधि योजना की निगरानी करता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका प्रचालन एजेंसी है। 10,000 रुपए के जो कुल क्रॉप्स को स्कीम की प्रगति के लिए निधि उपलब्ध कराने के लिए रखा गया है। यह 14वें और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में यह 10,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इससे ना ही इस फंड से
सिर्फ प्रारंभिक चरण के शुरुआती स्तर एवं विकास पर स्टार्टअप के लिए पूंजी उपलब्ध होगी, बल्कि घरेलू पूंजी एकत्र करने की सुविधा एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। विदेशी पूंजी पर निर्भरता सरकार ने कम की है और घरेलू रूप से विकसित नए वेंचर कैपिटल फंडों को बढ़ावा दिया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने की जो तीसरी स्कीम है वो है स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। निवेश निधि के तहत अनुसूचित बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, वेंचर डेट फंड, डीपीआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी उपलब्ध करा रहे हैं। इसका उद्देश्य है पात्र उधारकर्ताओं जैसे जो कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं को वित्त पोषण करना और उनको ऋण लेने में आसानी हो तो उन्हें एक निर्दिष्ट सीमा तक ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी जो है वो उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो चौथा उपाय किया गया है वो है विनियामक सुधार। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जिसको अपन बोलते हैं कारोबार में सुगमता को बढ़ाने के लिए, पूंजी जुटाने को आसान बनाने के लिए, स्टार्टअप जो परिवेश है वहां पर अनुपालन बोझ या जो लॉ का बोझ है उसे कम करने के लिए सरकार द्वारा 50 से अधिक विनियामक जो सुधार है वो यहाँ पर किए गए हैं। सरकार द्वारा यहाँ पर जो पांचवा प्रयास किया गया है वो है अधिप्राप्ति को आसान बनाना। अधिप्राप्ति को आसान बनाने के लिए केंद्र मंत्रालय एवं विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे गुणवत्ता एवं तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने वाले स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति के पूर्व कारोबार एवं पूर्व अनुभव की छूट जो शर्तें हैं उन शर्तों में छूट प्रदान करें। इसके अलावा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैसे हम लोग जेम के नाम से जानते हैं, स्टार्टअप रनवे विकसित किया है जो स्टार्टअप के लिए सरकार को सीधे उत्पाद व सेवा बेचने के लिए समर्पित मंच है। अर्थात स्टार्टअप जो भी अपनी सेवाएं या उत्पाद बनाएगा उसे सीधे ही सरकार को बेच पाएगा और सरकार ने अनुभव और टर्नओवर का जो शर्त होती है टेंडर में वो हटा दिया है। छठवें पोर्शन में अपन देखते हैं कि सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहायता। जब हम स्टार्टअप में कोई नई तकनीक या कोई नवाचार करते हैं तो बात आती है बौद्धिक संपदा की या उसे पेटेंट करने के लिए। ये प्रक्रिया एक जटिल है, ये प्रक्रिया खर्चीली है। स्टार्टअप के लिए सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी जो उपाय किया गया है वो है स्टार्टअप पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच और निपटान की पात्रता है। सरकार ने स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण की शुरुआत की है। स्टार्टअप को पंजीकृत सुविधा प्रदाताओं के लिए आईपी कार्यालय में केवल संवैधानिक शुल्क का ही भुगतान करना पड़ेगा। स्टार्टअप को हम अन्य कंपनियों की तुलना में पेटेंट फाइल करने में 80% की छूट है। जो फीस होती है उसमें 80% की पेटेंट में छूट दी गई है। इसी प्रकार यदि स्टार्टअप अपने व्यापार चिन्ह के लिए आवेदन फाइल करता है तो उसे 50% की छूट प्रदान की गई है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो 7वां उपाय किया गया है श्रम एवं पर्यावरण कानून के तहत स्वप्रमाणन। स्टार्टअप को निगमन की तारीख से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 9 श्रम और 3 पर्यावरण कानून के तहत अनुपालन की स्वप्रमाणन करने की अनुमति है। जो लाइसेंस लेने के लिए हमें प्रमाणन करना होता है तो ये सेल्फ अटेस्टेशन करते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन करते हैं 9 लॉज में और 3 जो इन्वायरमेंट संबंधी कानून है वहां पर। 8वां जो उपाय सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है वो है 3 वर्ष से अधिक के लिए आयकर में छूट। 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद जो भी नियमित स्टार्टअप हैं उन्हें आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें आयकर छूट पाने के लिए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को अंतर मंत्रालयीन बोर्ड को एक प्रमाण पत्र लेना होता है और जब अंतर मंत्रालयीन बोर्ड से उन्हें यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है तो जिस डेट से वो व्यापार चालू कर रहे हैं उस डेट से अगले 10 वर्षों में से लगातार 3 वर्षों के लिए उन्हें आयकर से छूट मिल जाती है। 9वें उपाय के तौर पर यदि हम देखें तो वो है भारतीय स्टार्टअप का अंतर्राज्यीय बाजार तक पहुंचाना। सरकार ने स्टार्टअप का कारोबार केवल देश तक ही सीमित ना रहे, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने के लिए मदद की है। इसके लिए सरकार द्वारा भारतीय स्टार्टअप का अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए
विभिन्न प्रकार के संपर्क मॉडल जारी किए हैं। भारतीय स्टार्टअप परिवेश को वैश्विक स्टार्टअप परिवेश से जोड़ने में मदद करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से सरकार की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों की भागीदारी, वैश्विक समारोह का आयोजन करती है। स्टार्टअप इंडिया में 17 से अधिक देशों से संपर्क किया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद मार्गदर्शन देने के लिए स्टार्टअप यदि किसी कठिनाई या बाधाओं में पड़ जाते हैं तो उसके लिए एक सलाहकार परिषद का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया है। सरकार ने देश में नव प्रयोग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त परिवेश के निर्माण के लिए सरकार को सलाह देने के लिए जनवरी 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद को अधिसूचित किया है। यह सतत आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों का सृजन करते हैं। पदेन सचिव के अलावा इस परिषद में गैर सरकारी सदस्य हैं जो स्टार्टअप परिवेश के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टार्टअप इंडिया आगे की राह, यह हमारा अगला कदम है जो सरकार द्वारा उठाया गया है। स्टार्टअप इंडिया के 5 वर्ष पूरे होने पर आगे की राह का प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया आगे की राह का प्रारंभ जनवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा किया गया है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबार में सुगमता को प्रोत्साहन करने के लिए कार्रवाई योग्य योजना, विभिन्न सुधारों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका और हितधारकों की क्षमता निर्माण और डिजिटल आत्मनिर्भरता को आगे की राह में शामिल किया गया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है, किसी उद्यम के विकास के लिए प्रारंभिक समय में पूंजी की जो उपलब्धता है उसको आसान बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को प्रारंभ किया है। इसी कड़ी में जो अगला उपाय है वो है राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट स्टार्टअप और इकोसिस्टम इनेबल्स को उनकी पहचान करके पुरस्कृत करने की पहल है जो अभिनव उत्पाद व सेवाओं का सृजन करते हैं, जिससे उनका विस्तार होगा, विकास होगा, जिससे रोजगार का सृजन हो रहा है, जो संपत्ति को अत्यधिक मात्रा में सृजित कर रहे हैं। तो यह उपाय के अलावा सरकार द्वारा जो अलग से उपाय किया गया है तो
स्टार्टअपों पर विभिन्न मापदंड में जो है उन्हें मापा है, और इस जो अपन कहें रैंकिंग के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। दूरदर्शन पर स्टार्टअप इंडिया चैंपियन ये सरकार द्वारा अगला कदम उठाया गया है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला स्टार्टअप चैंपियन कार्यक्रम 1 घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम है, जिसमें जो पुरस्कार विजेता राष्ट्रीय और स्तर के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की कहानियों को कवर करता है। इस कहानी को हिंदी और अंग्रेजी और सभी न्यूज चैनल में प्रसारित किया जाता है, ताकि इन कहानियों से प्रेरित होकर जो हमारे युवा उद्यमी हैं, जिनके मन में महत्वपूर्ण विचार हैं या जो कार्य योजनाएं हैं जो स्टार्टअप का रूप ले सकती हैं, वह आगे आए। स्टार्टअप इंडिया नव प्रयोग सप्ताह सरकार द्वारा 16 जनवरी के प्रत्येक 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया नव प्रयोग सप्ताह का आयोजन करते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य होता है देश में स्टार्टअप उद्यमियों, निवेशकों, निधि इकाइयों, बैंकों, नीति निर्माताओं को, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को उद्यमिता और नव प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस समारोह में एक साथ लाना। स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल, जिसे सिडबी के साथ मिलकर स्टार्टअप इंडिया पहल सरकार द्वारा विकसित की गई है, यह एक अंतर्वर्तीय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जहां पर स्टार्टअप और निवेशक आपस में जुड़ते हैं, ताकि विभिन्न उद्योगों को, संचालनों को, स्तरों को, क्षेत्र और पृष्ठभूमि से जुड़े उद्यमियों को पूंजी एकत्र करने में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा सके। वर्तमान में 82 वैकल्पिक निवेश और निधि तथा 1900 से अधिक स्टार्टअप जो हैं वो इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल से जुड़े हुए हैं। नेशनल मेंटरशिप पोर्टल, जिसे हम मार्ग के नाम से भी जानते हैं, देश के सभी हिस्सों में स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप की उपलब्धता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल मेंटरशिप परामर्श सहायता और सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम को आरंभ किया गया है। इसी कदम में सरकार द्वारा उठाई गई अगली जो स्कीम है वो है एसेंड। ये जनरली पूर्वोत्तर 8 राज्यों के लिए सरकार द्वारा स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य है उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित किया जा सके, इन राज्यों में एक सशक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम सृजित किया जा सके। और इसी कदम में अगला और अंतिम जो उपाय है वो है स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप, जिसे हम 20 सहभागिता समूह भी कहते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने भारत में विश्वास के परिणाम स्वरूप भारत का G20 अध्यक्षता के अंतर्गत एक स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप को संस्थागत किया है, जो विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं के बीच परस्पर सामंजस्य और सहयोग की दिशा में कार्य करेगा। यह एंगेजमेंट ग्रुप वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम की आवाज के रूप में कार्य करेगा। यह एक साझा मंच होगा जिसमें विभिन्न हितधारकों को एक मंच पे लाएंगे और स्टार्टअप कार्यक्रम या स्टार्टअप को गति प्रदान करेंगे। यह विभिन्न उपाय जो भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कहे गए हैं, इन्हीं उपायों से यह हम समझ सकते हैं कि स्टार्टअप कितना महत्वपूर्ण है। और इसी स्टार्टअप की जो महत्वता है उसको रेखांकित करने के लिए कुछ बिंदुओं को मैं आपके सामने रखता हूं। भारत के आर्थिक सशक्तिकरण में स्टार्टअप की भूमिका हम किस प्रकार रेखांकित कर सकते हैं। तो स्टार्टअप की भूमिका सबसे प्रथम है रोजगार के सृजन में। भारत में जैसा कि हम सभी लोगों को विदित है, सरकारी नौकरियों का अभाव है। हम चाहें कि सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी उपलब्ध हो, संभव नहीं है, लेकिन हम इस बात से भी भली भांति परिचित है कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश देश की स्टार्टअप संस्कृति को गति दे रहा है। 29 अगस्त 2022 तक भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है, जिसने 656 जिलों में 77,000 से अधिक उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे। ये स्टार्टअप बड़ी संख्या में नौकरी के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। यह भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी की समस्या पर अंकुश लगा रहे हैं। स्टार्टअप की भूमिका में अगला जो बिंदु है वो है अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन। स्टार्टअप हेतु अनुसंधान और विकास पर अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है।
क्योंकि स्टार्टअप अक्सर उच्च तकनीक और ज्ञान पर आधारित सेवाओं का निपटान करते हैं। स्टार्टअप की अनुसंधान और विकास की टीम एक नवाचार साधक के रूप में कार्य करती है और कंपनी को हमेशा अपडेट रखती है। इसीलिए स्टार्टअप स्वतंत्र शोध को प्रोत्साहित करते हैं। यह शोधकर्ता स्टार्टअप के साथ सहयोग कर अपने विचारों को व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित करते हैं और यही विचार आर्थिक विस्तार के साधन के रूप में विकसित करने में मदद करते हैं। स्टार्टअप की भूमिका का अगला बिंदु है नवाचार और प्रौद्योगिकी का विस्तार। स्टार्टअप न केवल नवाचार और प्रौद्योगिकी का विस्तार करते हैं बल्कि उनके लाभ को अपने सभी ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। नवोन्मेषी स्टार्टअप के कारण ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले स्थानीय उद्यमियों के लिए भी अपने उत्पाद का विपणन और करना आसान हो गया है। यह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम है, जिससे भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने में सहायता मिल रही है। जीडीपी में वृद्धि अगली भूमिका का जो बिंदु है वो है जीडीपी में वृद्धि। जीडीपी किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे घरेलू स्तर पर राजस्व को बढ़ावा मिलता है और अगर हम स्टार्टअप को अधिक बढ़ावा देंगे, उनका समर्थन करेंगे, तो उपभोक्ता पूंजी पूरे देश में प्रसारित होगी। वैश्विक खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण जो मुद्रास्फीति का दबाव था, इसके बावजूद भी भारतीय जीडीपी, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6.9 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6.2% बढ़ने की उम्मीद की गई है। स्टार्टअप की अगली भूमिका में है विदेशी निवेशों में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय निगम अपनी मुख्य क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने कार्यों को छोटे छोटे व्यवसायों को आउटसोर्स करते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, वो अपने छोटे छोटे उत्पादों को आउटसोर्स करते हैं और यही जो छोटे छोटे उत्पाद हैं वो भारतीय स्टार्टअप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप हमारे भारतीय उद्यम को पूंजी की प्राप्ति होगी, बल्कि बहुराष्ट्रीय निगम भी हमारे स्टार्टअप में जो है अपना निवेश करेंगे और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो निवेश है हमारे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन कर रहा है। विदेशी आय में वृद्धि। स्टार्टअप से भारत में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जिसको हस्त निर्मित वस्तुओं की ऑनलाइन बाजार के माध्यम से बेचकर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, जिससे सरकार की विदेशी मुद्रा की आय बढ़ेगी। इससे न केवल आर्थिक पक्ष हमारा मजबूत होगा, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो स्टार्टअप है वो एक अपनी अलग पहचान बनाएगा। यह हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कदम साबित होगा। बेहतर जीवन स्तर। स्टार्टअप उद्यमशीलता समाज के मूल्यों में बदलाव लाते हैं। ज्ञान और सृजनात्मकता के आधार पर समाज के अनुरूप एक नई सोच विकसित करते हैं। ये लोगों की या कहें जो हमारे जनता है उसकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। समुदाय को विकसित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक स्टार्टअप अभी कार्य कर रहे हैं। स्टार्टअप की अगली भूमिका आर्थिक विकास में एक नई प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता के तौर पर भी है। स्टार्टअप कंपनियां बाजार में सबसे गतिशील आर्थिक संगठन होते हैं, क्योंकि यह कंपनियां आर्थिक विकास को अतिरिक्त गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता उपलब्ध कराती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह अर्थव्यवस्था को स्वस्थ, मजबूत और क्रियाशील बनाए रहती हैं। राष्ट्र का आर्थिक विकास हमारे स्टार्टअप की अगली भूमिका है। विकास बहुत ही महत्वाकांक्षी उद्यमियों द्वारा सृजित होता है, जो व्यापार के उनको आशाजनक अवसरों को भुनाने का कार्य करते हैं। उनकी कंपनियां तेजी से बढ़ती हैं, जिसके आधार पर विकास दर में वृद्धि होती है। स्टार्टअप एक क्रांतिकारी तकनीकी के आधार पर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, समय समय पर नए उद्योगों की स्थापना करते हैं। नीति निर्माताओं ने एक बात को स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि स्टार्टअप कंपनी आर्थिक विकास के प्रमुख संचालक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगली भूमिका स्टार्टअप की सृजनात्मकता के विकास के लिए है। स्टार्टअप के तहत आने वाली कंपनियां तकनीकी के सहारे नए नए आविष्कार कर रही हैं, जिससे एक रचनात्मकता का विकास हो रहा है। यह कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद बनाते हैं
और उन्हें बेचने की यह योजना हमारे लिए लाभकारी साबित हो रही है। बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन में भूमिका। जब बाजार में कंपनियां अपने नए नए उत्पाद लेकर आती हैं तो इससे एक आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का उत्पाद व सेवा कम मूल्य पर उपलब्ध हो पाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोगों का जीवन स्तर इस गुणवत्ता वाले उत्पाद के उपभोग से बढ़ेगा। बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद के सेवन करने से उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने में भूमिका। स्टार्टअप से ग्रामीण क्षेत्रों के उन युवाओं को लाभ मिलेगा जो घरों में ही लघु और कुटीर उद्योग को संचालित करते हैं। उनका व्यापार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के ऋण मिल जाएगा और अपने उत्पाद को वो बाजार में उचित मूल्य पर बेचने में सक्षम पाएंगे। सरकारी निविदा में प्राथमिकता। प्रत्येक सरकारी कंपनियां अपनी निविदा हासिल कर पाएगी। उनके लिए यह प्राथमिकता सरकार द्वारा दी गई है और उन्हें अनुभव और टर्नओवर में सरकार द्वारा छूट दी गई है। एक विशाल नेटवर्किंग अवसर जो है वो उपलब्ध होगा। नेटवर्किंग अवसर से अभिप्राय है किसी खास जगह पर समस्त विभिन्न स्टार्टअप के हितधारकों को मिलने का अवसर यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप जो है भारत के आर्थिक सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए जो सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं यह इसकी भूमिका को रेखांकित करते हैं या उसको बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं, लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं है। इस कार्य में बहुत सारी चुनौतियां या बाधाएं आ रही हैं और अब हम चर्चा करेंगे स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इन चुनौतियों का सामना हम किस प्रकार कर सकते हैं। सर्वप्रथम चुनौती जो देखी गई है वो है कड़ी प्रतिस्पर्धा। निगमीय जगत में हमें मालूम है कि दिग्गजों के बीच हमेशा एक प्रतिस्पर्धा रहती है। स्टार्टअप एक नया व्यापार है जबकि इसके पूर्व स्थापित व्यापार वहां पर ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। प्रतिस्पर्धा स्टार्टअप व्यापार के अस्तित्व के लिए एक बड़ी बाधा या चुनौती हो सकती है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रतिस्पर्धी माहौल में स्टार्टअप को हमेशा सतर्क रहना होता है। अब इस समस्या का या इस चुनौती का समाधान कैसे किया जाए? अपने उत्पाद के ग्राहकों की क्रय आदतों पर स्टार्टअप को नजर रखना चाहिए। उनके डेटा का प्रयोग विपणन रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। अपने प्रतिस्पर्धी को समझने के लिए बाजार की जांच करके अपने व्यापार को शुरू करना चाहिए। वर्तमान और नए दोनों जो उत्पाद हैं उन पर स्टार्टअप को अपना नियंत्रण रखना चाहिए। स्टार्टअप के सामने आने वाली जो दूसरी चुनौती है वो है वित्तीय प्रबंधन। खराब वित्तीय प्रबंधन स्टार्टअप की विफलता का एक प्रमुख कारण होता है। यदि स्टार्टअप की लागत इसकी आय से अधिक होगी तो स्टार्टअप विफल हो जाएगा। इस चुनौती का सामना करने के लिए स्टार्टअप को अपने से जुड़ी सभी लागतों को समझना चाहिए। अपनी उत्पाद व सेवाओं के लिए कौन सी लागतें आ रही हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके उत्पाद व सेवाओं की कीमत उचित हो ताकि आप लाभ कमा सकें। रोकड़ प्रवाह पूर्वानुमान बनाना चाहिए। स्टार्टअप को अनुमान लगाना चाहिए कि व्यापार में पैसा कहां कहां से आ रहा है और कहां यह जा रहा है। स्टार्टअप की जो अगली चुनौती है वह है ज्ञान और कौशल की कमी। स्टार्टअप के लिए यह संभव नहीं है कि आप जब कोई पहली बार कार्य कर रहे हैं तो उस व्यापार के बारे में सब कुछ जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप में समस्त प्रकार का ज्ञान और कौशल हो, यह संभव नहीं। यह कमी उनमें पाई जाती है। समझ की कमी से बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं और यही गलतियां स्टार्टअप की विफलता का कारण बन जाती हैं। अब इस चुनौती का सामना करने के लिए स्टार्टअप में जितना संभव हो सके अधिक से अधिक जानकारी स्टार्टअप में प्राप्त कर लेना चाहिए। खास तौर पर उस उद्योग के बारे में जिस उद्योग में आप प्रवेश कर रहे हैं, जिन ग्राहकों को आप लक्षित कर रहे हैं और जिन प्रतिस्पर्धियों का आप सामना करेंगे। व्यापार समूह में शामिल होकर सलाहकारों की तलाश करके वित्तीय, विपणन और बिक्री जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप को अपने आप में शिक्षित करना चाहिए। स्टार्टअप की जो अगली
चुनौती है वह है योजना का अभाव। स्टार्टअप की सबसे बड़ी चुनौती और असफलता के कारणों में एक है योजना की कमी। कभी कभी स्टार्टअप को जमीन पर उतारने की जल्दबाजी कहें या हड़बड़ी करें, इस बीच में स्टार्टअप विकास के महत्वपूर्ण कार्य, जिसको हम लोग बोलते हैं परियोजना प्रबंधन रणनीति, बनाना भूल जाते हैं। और इस प्रकार की भूल का इन्हें व्यापक तौर पर प्रभाव पड़ता है या विफलता पर, यह सफलता या विफलता पर महत्वपूर्ण यह रोल अदा करता है। जबकि इस प्रकार का एक व्यापक चरण योजना का विकास स्टार्टअप को करना चाहिए। इस चुनौती का सामना करने के लिए सुझाव या समाधान है कि स्टार्टअप चुनौतियों का समाधान काफी सरलता से कर सकता है यदि वह आकांक्षा पूर्ण रहे और यथार्थवादी व्यापारिक लक्ष्यों को निर्धारित करके चरण दर चरण योजना को विकसित करे। स्टार्टअप की पांचवी चुनौती के तौर पर है सही प्रतिभाशाली कर्मचारियों की नियुक्ति। प्रत्येक सफल व्यापार के पीछे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रतिभाशाली कर्मचारियों की एक टीम होती है जो मिलकर एक बेहतरीन उत्पाद व सेवाएं विकसित करती है, उनका विपणन करती है, उन्हें बेचती है और व्यापार को सफल बनाती है। स्टार्टअप में खराब कर्मचारी टीम के से मनोबल और उत्पादकता पर गलत प्रभाव पड़ता है और बहुत सारी समस्याएं यह व्यवसाय में पैदा कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान या चुनौती के समाधान हेतु स्टार्टअप में पहली नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम प्रथम कर्मचारी को नियुक्त कर रहे हैं, इसलिए उचित एवं प्रतिभाशाली कर्मचारी को खोजने हेतु पर्याप्त समय लेना चाहिए। अपने कर्मचारियों को खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनकी ताकत और सीमाओं के बारे में हमें जानना चाहिए। यही ताकत और सीमाएं हमारे को स्टार्टअप का अगली जो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, हाँ आ सर, रही है आप सर। अगली जो बाधा के तौर पर है वो है विनियामक बाधाएं। विनिमयों को सरल बनाने और व्यापार करना सरल बनाने के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद सरकार ने बहुत सारे उपाय, जैसे अपन ने देखे हैं, इस के लिए किए हैं कि बहुत सारे कानूनों में सरकार द्वारा छूट दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टार्टअप और व्यापार को कभी कभी उच्च कर, कठोर श्रम कानून, लाइसेंस और परमिट प्राप्त करने होते हैं। इस प्रक्रिया में जो नौकरशाही की देरी जैसी बाधाओं का उन्हें सामना करना पड़ता है और इस बाधाओं के कारण स्टार्टअप अपने व्यापार को विस्तार करने और व्यापार को बढ़ाने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रासंगिक विनियमों का गहन शोध कर लेना चाहिए। जिस स्टार्टअप या व्यापार या उत्पाद या सेवा में हम प्रवेश करना चाह रहे हैं, उसमें कौन से नियम, कायदे, कानून, लाइसेंस, पास, परमिट का हमें जरूरत होगी, उसका हमें एक रिसर्च कर लेना चाहिए। कानूनी सलाह हमें ले लेनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों से हमें सतत संपर्क स्थापित करना चाहिए और पारदर्शिता के साथ उन नियमों का हमें अनुपालन करना चाहिए। ऐसा करके हम सभी विनियामक बाधाओं पर काबू पा सकते हैं। इसमें चाहे तो हम प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली जो समस्या है या चुनौती है वो है वित्त पोषण की कमी। भारतीय स्टार्टअप को अक्सर फंडिंग संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। वेंचर कैपिटल फर्म सामान्यतः एक स्थापित या जो ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं या जो सफल व्यापार हैं उसको ही लक्ष्य बनाते हैं, जिससे शुरुआती चरण में स्टार्टअप को फंड प्राप्त करने में मुश्किल हो जाती है। इसके बावजूद स्टार्टअप में निवेश करने के लिए उच्च जोखिम विनिमयों से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्टार्टअप को वित्तीय पोषण प्राप्त करने के लिए एक व्यापक और सटीक व्यापार योजना बनानी चाहिए जो व्यापार के दृष्टिकोण, उद्देश्य और विकास की क्षमता पर जोर दे। सरकारी कार्यक्रमों, परियोजनाओं की स्टार्टअप को तलाश करना चाहिए जो स्टार्टअप को वित्त पोषण में सहायता प्रदान करते हों। परस्पर रूप से लाभकारी समझौते पर पहुंचने के लिए निवेशकों के साथ बातचीत करना चाहिए और एक लचीला रुख अपनाते हुए यह योजना का निर्माण स्टार्टअप को करना चाहिए।
अगली चुनौती के तौर पर है सही तकनीकी विकास साझेदारों को ढूंढना। किसी भी स्टार्टअप उद्यमी के लिए सही तकनीकी विकास साझेदार को ढूंढना और उसके विजन को समझना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। सही तकनीकी विकास साझेदार का चयन पर ही संपूर्ण परियोजना और कंपनी का भविष्य निर्भर करता है। इस हेतु समाधान या सुझाव है संस्थापकों को प्रासंगिक उद्योग अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता और अच्छे संचार कौशल और सहयोगात्मक दृष्टिकोण वाले साझेदार की तलाश करनी चाहिए और इस हेतु उन्हें पर्याप्त समय देना चाहिए। 9वां बिंदु है मार्गदर्शन का अभाव। स्टार्टअप उद्यमियों के पास एक बेहतरीन उत्पाद, विचार या एक परियोजना होती है, लेकिन उसे आगे ले जाने के लिए उन्हें मार्गदर्शन, बाजार अनुभव, ज्ञान और कौशल की कमी हो सकती है। यहीं पर एक सलाहकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है जो स्टार्टअप की इन बाधाओं को दूर करने में मार्गदर्शन करे। इस हेतु समाधान है कि हर किसी स्टार्टअप उद्यमी के पास सलाहकार की पहुंच संभव नहीं होती है। यदि आपके पास ऐसे सलाहकार नहीं है तो आप अन्य सोर्सों जैसे पुस्तक, लेखों, पॉडकास्ट से अपने पसंदीदा प्रेरणादायक संस्थापकों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस बीच में आप चाहें तो पेशेवर नेटवर्क का निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या आजकल हमारे पास ऐसे सलाहकार जिनको अपन पेशेवर सलाहकार हैं उनकी सेवाएं भी ले सकते हैं। इसी क्रम में अगली चुनौती है अप्रभावी विपणन। विपणन का अर्थ होता है संभावित ग्राहकों का ध्यान, उनका दिल और जेब को जीतना, ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना, अधिकतम संतुष्टि प्रदान करते समय अपने उत्पाद की बिक्री को अधिक बढ़ाना। स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी विपणन बहुत जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से कई स्टार्ट विपणन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते, जिससे जो वांछित परिणाम उन्हें प्राप्त होने चाहिए वह परिणाम उन्हें प्राप्त नहीं हो पाते। समाधान, इस चुनौती का समाधान के लिए एक व्यापक विपणन रणनीति विकसित करना चाहिए। विशिष्ट रणनीति इस बात पर निर्भर होनी चाहिए कि आप अपने विपणन से क्या हासिल करना चाहते हैं, आपके लक्षित ग्राहक क्या हैं और उन ग्राहकों की क्रय आदत क्या है। चुनौतियों के अगले क्रम में अंतिम बिंदु है डेटा का प्रभावी ढंग से प्रयोग न करना। सबसे अच्छे निर्णय हर पहलू को या उन पहलुओं के कई चरों को विचार करके बनते हैं, तथ्यों पर आधारित होते हैं। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर डेटा का विश्लेषण हर क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। जब बात अपने स्टार्टअप या व्यापार की आती है तो डेटा यह बता सकता है कि आपके प्रमुख जो प्रदर्शन संकेतक हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारी विपणन नीति किस प्रकार कारगर है, हमारा वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार हो रहा है, बिक्री क्या है, उत्पाद क्या है, कर्मचारी जो है हमारे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं इत्यादि। इस समस्या का समाधान के तौर पर देखें कि स्टार्टअप को यदि जीवित रहने के लिए उन्हें ऐसी संस्कृति को अपनाना चाहिए जहां पर डेटा द्वारा समर्पित हो, ऐसा हमारा कल्चर हो जो किसी न किसी समक या डेटा द्वारा समर्थित हो। इसके लिए आजकल कई प्रकार के डेटा एनालिटिक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो हमें सहज क्षमता प्रदान करेंगे इस डेटा को एनालिसिस करने में, उनका विश्लेषण करने में। यदि हम इस डेटा या समकों का उचित रूप से विश्लेषण करेंगे तो व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को कौशल और विशेषज्ञता प्राप्त होगी और इस रिपोर्ट के आधार पर हम अपने व्यापार को सफल बना सकते हैं। स्टार्टअप की चुनौतियां और समाधान के बाद अब निष्कर्षता या उपसंहार के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय स्टार्टअप तंत्र पिछले 2 दशकों से तेजी से विकसित हुआ है। भारत में कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, विमानन जैसे अनेक क्षेत्रों में अनेक स्टार्टअप उभर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के बाद से भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग, जिन्हें हम DPIIT के नाम से जानते हैं, 28 फरवरी 2023 तक 92,683 संस्थानों को स्टार्टअप के तौर पर मान्यता दी। ये स्टार्टअप की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन यह स्टार्टअप वो हैं
जो उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। 31 मई 2023 तक भारत में लगभग 108 यूनिकॉर्न है। यहाँ मैं यूनिकॉर्न को स्पष्ट करना चाहता हूँ। यूनिकॉर्न वे कंपनियां होती हैं जिनका मूल्य या जिनका कारोबार $1 बिलियन तक पहुंच गया, जिनका कारोबार $1 बिलियन या इससे अधिक का होता है, उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो इन्हीं स्टार्टअप में लगभग 108 ऐसे यूनिकॉर्न हैं और इन सभी यूनिकॉर्न का जो कुल समर्थित मूल्य है वो $340.8 अरब है। भारत सरकार की यह योजना बहुमुखी है। इसने स्वर्णिम भारत के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टार्टअप हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम एवं दिन प्रतिदिन एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज हमें आवश्यकता है स्टार्टअप को विभिन्न प्रयासों के माध्यम से प्रोत्साहित करने की, व्यावसायिक शिक्षा को व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है, जिससे युवाओं में उद्यमशीलता का विकास होगा। सरकार को आवश्यकता है स्टार्टअप से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार करने की। यदि हम ऐसा करते हैं तो युवाओं को हम इतना कुशल बनाएंगे कि वह नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। वह नौकरी की तलाश में दर-दर नहीं भटकेंगे, वरन वो अपने साथियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय परिवार और आयोजन मंडल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज इस वेबिनार में मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी बात रख सकूं। आपके लिए पुनः हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। गुप्ता सर, मैं अपनी बात रख पाया हूँ। थैंक यू सर। जी 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 जी। नहीं, शायद एडी मैडम नहीं जुड़े हैं, है ना, परंतु अब जो है माइक प्रिया गौर मैडम को देते हैं, है ना, संचालन के लिए। थैंक यू सर। अभी आप बोलो सर। मैं प्रिंसिपल सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि सर 2 शब्द कहें। हम प्राचार्य सर से निवेदन करना चाहते हैं कि वे मार्गदर्शन के कुछ 2 शब्द बीच में कहें। रानू जैन मैडम को इनवाइट किया जाए उससे पहले। सभी को इस वेबिनार में सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम चूंकि उद्यमिता की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उद्यमिता में बहुत से आजकल आयाम अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, जिसका कि उपयोग करके और नए नए स्टार्टअप ला करके अपने देश को अपनी प्रगति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। अभी सर अमित कुमार जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया वो निश्चित रूप से काफी उपयोगी था। उसके लिए वे काफी बधाई के पात्र हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि
इससे सभी लोग निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ रेणु जैन मैडम का भी महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत है और अभिनंदन है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग और हम हमारे एडी मैडम के मार्गदर्शन में काम करते हैं और उसके अनुसार सेमिनार्स का जो आयोजन है, क्योंकि कम समय के अंदर करना रहता है, इसलिए आजकल टेक्नोलॉजी के युग में इसने जो सेमिनार कॉलेज में जगह जगह पर जाकर फिजिकली होते थे, तो उसको न करते हुए वेबिनार का रूप इसमें दिया गया है। इसका भी उतना ही महत्व है जितना सेमिनार का होता है। तो निश्चित रूप से काफी कम समय के अंदर और कम खर्चे में अपन इसको आराम से आयोजित कर सकते हैं। तो इसके लिए मध्य प्रदेश शासन हमें लगातार राशि भी देता है और साथ साथ मार्गदर्शन भी देता है। हम मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग और एडी मैडम का भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो हर वर्ष हमें इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए कहते हैं और हम उसको समय पर पूरा कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से रेणु जैन मैडम जो हमें मार्गदर्शन देगी उसका भी हमें लाभ प्राप्त होगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि सभी की व्यस्तता है, अलग अलग दिशाओं में और भी काम करना है, तो इसलिए मैं जो माइक है वह सोनी सर को देता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन के लिए। और अब माइक जो है गौर मैडम को दिया जाता है संचालन के लिए। गौर मैडम। आपका माइक चेक करें। हाँ मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही। गौर मैडम की तरफ से अब मैं सचिन सर को आमंत्रित करता हूं कि वे अगले वक्ता जैन मैडम का परिचय दें। धन्यवाद सर। आज के हमारे एक और मुख्य वक्ता डॉक्टर रानू जैन मैडम, मैं उनका महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। मैडम की अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। समय अभाव के कारण मैं जो उपलब्धियां हैं उनको संक्षेप में बताना चाहूंगा। डॉक्टर रानू जैन मैम वर्तमान में स्वीडन हैव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। मैडम बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेबी है, IICA है, इसमें रिसोर्स पर्सन के रूप में मैम ने कार्य किया है और अभी भी उनके साथ में कार्य कर रहे हैं। उसके साथ में मैम बहुत सारी संस्थाओं में, अनेक संस्थाओं में विजिटिंग फैकल्टीज के रूप में कार्य करते हैं, जैसे NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, नरसिंह मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स, विल्सन कॉलेज। इस प्रकार से मैडम अनेक संस्थाओं में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैडम MCOM में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने साथ में कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट में PhD किया है और रिसर्च की फील्ड में जो फाइनेंस जो सब्जेक्ट है उसमें रिसर्च में मैडम का बहुत अच्छा बृहद अनुभव है। मैम ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पब्लिकेशन है उनमें अपने पेपर पब्लिश किए हैं। और पुरस्कारों की बात करें तो मैडम को बहुत सारे अनेक बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर रानू जैन मैम का स्वागत करता हूं और उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने उद्बोधन द्वारा हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। डॉक्टर रानू जैन मैम।
जैन मैडम आपका माइक प्लीज ऑन कीजिए। जैन मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, Am I audible now? हाँ अब आ रही है आवाज, ऑडिबल। So, thank you so much, Professor Sachin, for those kind words and introduction. And on the onset, I would like to greet everyone a very warm and happy afternoon. I thank Dr. Saluja, Dr. Fadke, Principal of Government Girls Degree College, Dhar, my very own mentor, Dr. Rameshwar Gupta. He has been the guiding force behind this particular webinar, and a special thanks to him, the entire organizing team, and all the participants and students who have joined in. A very warm afternoon, and thank you so much for giving me this particular opportunity. Also, I would send my special regards and thanks to Dr. Amit Kumar as well, because he has covered almost every single thing which I wanted to cover. I think I would be falling short of words. Whatever topics I was looking to cover into my particular speech, he has covered everything, right from the challenges onto the scope, the policies which are being introduced by the government. All of it is being covered. So now my focus area would be to cover the basic and general aspects of Startup India as well. Quickly to start with, I would, and in between I would be asking a lot of questions, and I would like you to either unmute yourself. If not, please do type it in the message as well. So, any idea as to what is the size of Indian economy right now? इंडियन इकोनॉमी का साइज क्या है? आज हम बोल रहे हैं कि भारत अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है? आप में से कोई बता सकता है? When we say that US is the biggest economy across globe, right, with a size of $30 trillion economy, and China stands second in the world, somewhere close to $18 trillion economy, right? India stands fourth. India is the fourth biggest economy across globe. Yes, Girish, please, can you come again? Madam, approx 3.5 trillion. Perfect, great. So we are somewhere close to 3.5 to 4 trillion economy. And here I would like to refer on to a report by CII, which is Confederation of Indian Industry. They came up just last month with this particular report and said that Indian startups are likely to create for 50 million new jobs, and they would be adding 1 trillion to the Indian economy in another 5 years. So this is what we are talking about, an Indian economy which is expected to be of 7 to 8 trillion in next 5 years. And if we grow at a good 7.5%, it is expected to grow to 10 trillion. In that particular 10 trillion, 10% of it would be contributed by Indian startups. This is what is the power of startups. So they published in this particular report and said that 20 to 25% of jobs which are created in India over the last decade, which means in past 10 years, it was coming only and only because of startups. In fact, if you have noticed, Bangalore has completely changed. And one of the major cause there has been Infosys. And today we call Bangalore as the startup hub. But
At that point of time, 35 years back, when Infosys came in and it changed the landscape of Bangalore entirely. Similarly, if you have ever looked onto something in the name of Microsoft, which is a global giant today, it has changed the landscape of Redmond. In fact, it is being said that Google has changed Mountain View, California entirely. So these companies at one point of time, they were very small, but today they are the powerhouse of not only the economies where they are operating, but they are the powerhouse of globe. At global level, these companies, they actually come up with such a great extent, with such a great power, and they are not only creating jobs, but they are directly contributing onto the startup, the GDP growth, employment opportunities, and everything. Okay. Okay. Sorry. In between, I just forgot to present my screen. I'll do that as well. So I hope my screen is visible. Great. Perfect. Thank you. So before I start talking about India, I would like to come up with these particular figures, which said that in the past decade, India has minted close to 100 unicorns. And what are unicorns? Dr. Amit has just covered, so I would not get into it. But in past decade, from 2010 to 23, we have minted over 100 unicorns. And just imagine the figure which I would be now quoting. It says that in the next decade, that is from 24 to 35, our country would have close to 300 new unicorns. We all have seen as to how India has changed in past decade, but the changes which we will see in next decade would be of a greater manifestation, because it took India close to 50 to 55 years to reach that mark of 1 trillion. Right? Next trillion came in just 15 years, and the third trillion came in a mere 3.5 years. So imagine the pace at which we are growing, and it is being said that any economy, once it crosses the mark of 3 trillion, the journey from 3 trillion to 10 trillion is the fastest. And that's the reason every single MNC is coming to India today. The world is watching over India, because even in terms of demographics, if we look at the population composition of India, right, the 60% of population is coming as the youth population, which will be a productive population. And that's the reason our country will see 300 new unicorns between 2024 and 35. So when we are talking so much about such a praise being given to startups, what is startup? Startup is nothing but basically it is a business where increasing a company which is working to solve a problem. And this is not just a normal business problem, but it can be a social problem as well. Now, the advantage here is, yes, you are working for the society, and simultaneously you are working for your own profit motive as well. But the success is not guaranteed. So it can be one or two or a group of entrepreneurs who would come together and develop a product or service which they would be seeking to sell in the market, right? But the main challenge is to ensure that that particular product and service is right for the market, and that will give or will make sure that the startup is successful. Right? If the product is not in demand, slowly and gradually startup will die. And here I would like to quote an example as to how Byju's have been under trouble when they were not able to mint what they gained. So at one point of time during COVID,
Byju's being a startup, it became a unicorn, but slowly and gradually, because they made a lot of acquisitions at a higher valuation, they were not able to sustain the growth, and slowly and gradually, the growth fell into negative trajectory. They started incurring loss. So it's very important it's very crucial as well for a startup to make sure that they are providing goods and services which are into demand. And I'm sure all of you must have been familiar with a series or a program in the name of Shark Tank, right? Can I have the hands raised as to all those people who have seen Shark Tank? Right? Now, Shark Tank, we are seeing in India for a good 2 to 3 seasons now. And the same has been in US, Australia, UK, Canada, and all these developed countries a decade back. So if you go and look onto Shark Tank US, you will find a different series. Maybe Shark Tank UK is a different series. All these. So what does it mean? Now Shark Tank is in India. That's a clear sign that now we are on that growth trajectory. Now, another important thing is India, when we talk about these global economic giants, we are talking about US, UK, comparing it with, let's say, Japan, and then India, right? Japan, Germany. So what is it that India is still a developing one and not a developed economy? So here I would like to quote a very simple, basic understanding about national income. Because when we are talking about national income, this is being derived or broadly segregated into 3 parameters, right? So when we talk about GDP contribution, okay, it's divided into 3: primary, secondary, and tertiary. Primary being the agricultural sector, right? Secondary being the manufacturing sector, and service sector is the tertiary sector. Now, 25 years back, when India slowly and gradually started after the new economic policy of 1991, which is close to 34 years back, the positive impact of that were being seen after a decade. So from 2000 till 2008 and 9, we saw a huge amount of FDI and FII coming into India. Not only that, we saw in 2007 and 8, India clocking double-digit growth as well for the first time ever in history. So what and how have we progressed is, where at that point of time, when a primary source of income was coming from primary sector, which means agriculture and allied activities, from there we have moved on to a major contribution coming from tertiary sector. So back in 2005, the contribution of primary sector in national income was a good 60%, 60 to 65%. And only 30 to 35% was being contributed by service, which is tertiary and secondary sector. Now, what change has happened in these 20 years is the contribution of tertiary sector in national income, and I am quoting last year's data, it says that has gone up from a mere 12% to 60%. The contribution of primary sector has gone down from that 60% to 12%. There's this interchange. But manufacturing sector or tertiary as a sector has not performed to that great extent in our national income. And that's the reason we are still a developing economy and not a developed economy. So the question is, how can we progress from this developing stage to developed stage? And the answer is
manufacturing, production, setting up of factories, facilitating entrepreneurship. And that is what exactly has been the main motive of Startup India. So 10 years back in 2015, when our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, he came up with this project of Startup India. This particular scheme was being launched. The idea was very clear, is to promote entrepreneurship in India. The moment this entrepreneurship comes in, we will not be job seekers anymore. In fact, we will turn out to be job providers. Okay, so this is what a startup would do to a developing country. It is so very crucial that these small organizations, maybe someone would be thinking that what difference will it make? How these small organizations can help a nation to excel and just change this tag from a developing to a developed economy. But they are of such a huge importance in the economic growth because they generate lot of jobs. Now, what would these job creation mean? These job creation means that people are getting more and more employment. Okay. Now, when people are getting more and more employment, it means the per capita income will increase. When per capita income of a nation increases, the spending power comes in, and that will lead to the consumption power as well. So when consumption power comes in, they would be spending it across. When spending happens, that is where companies' revenue and sales would start increasing. When companies' sales increase, cumulatively as a nation, economy's GDP also starts growing. So this is how actually microeconomics turns into macro and helps a nation to grow. And when we talk about Startup India, this is what exactly they are doing. So the question is, why are startups so important, right? So it's a very natural action of social development when we are trying to bring in a very positive change in the economy. We are trying to bring in employment opportunities. We are trying to increase per capita income, the consumption power, revenue, sales. Again, this would create more job opportunities and the cycle will keep on repeating itself. So how it creates employment is already being discussed, right? But what is very important is to understand this fact that if let's talk about third world economies, or they are also tagged as what? Underdeveloped economies. Now, what is the main problem? Can anyone please tell me what are the main problems of an economy? एक इकोनॉमी की सबसे खास समस्या क्या होती है? अगर उसको गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक ने केटर किया, then it will be taken care of. The entire economy will be in good growing phase. Yes, can anyone tell me? No? हेलो हेलो हाँ जी सर। मैडम आवाज नहीं आ रही है। ओके, हाँ मैं ये पूछना चाह रही थी कि किसी इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या होता है? अगर गवर्नमेंट ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, then everything would be taken care of. And the answer is poverty, right? यस So मैडम।
If an economy is able to take care of this poverty, now how can you take care of poverty? Probably you would say that yes, lot of subsidies, programs can be run where people can be given money. In fact, lot of schemes are being run otherwise as well, something like Manrega, unemployment schemes. All these facilities are being given where we have even public distribution system where ration is given to poor and people who are not able to earn a significant living. They are being provided all at least some basic standard of living, some basic facilities to of survival. But it would not solve the problem. How can you solve this problem of poverty? Is by two things. One is skill. Provide them skill so that they start earning for themselves. And second is to make sure that you promote entrepreneurship so that once skilled labor is available, employment opportunities for them are available. So that's the reason for any economy to thrive, to just spring in its entire in its totality. It is very much important that employment generation is being done, and government or government sector cannot do this entirely. The private sector and entrepreneurs need to come ahead so that economy is still in the pace of development, right? And when we talk about Startup India, okay. So when we talk about Startup India, this is the contribution of entrepreneurship and startups, not only to the personal level, the companies which are growing, not only to the society where they are giving it back, but to the nation as a whole, because they are contributing in the national development as well. And today we are seeing that entrepreneurship is not limited only and only to urban areas. In fact, a lot of rural entrepreneurship has also started. So rural entrepreneurship is nothing but they are trying to solve a rural problem, right? Now, when they are trying to solve a rural problem which can be related to agriculture, in fact, as I was traveling last week and the previous month as well, I saw how farming is being done. And it's no longer the traditional method of farming. In fact, farming has changed entirely. Even farming has taken a shape of technology where people are using penthouse, controlled environment, controlled soil, controlled chemical input. All of this is leading to entrepreneurship, and they are not just providing these vegetables, fruits and dry fruits within India, but lot of it is being exported. And that's the reason we are seeing the face of India slowly and gradually changing for better. And I would like to quote Mark Zuckerberg here, who's one of the co-founder of Facebook. He says that maybe some people would say that it is very difficult to go for a startup. Salaried class or salaried job is very much safe. But Mark Zuckerberg says that the biggest risk is not taking any risk. And we are living today in a world which is very changing. It is changing frequently. In fact, every single second it is changing. And the only strategy which is guaranteed to fail is not to take risk. So it is these entrepreneurs, these startups which are taking risk for the better, because they know that once entrepreneurship is successful, there's no looking back. And I just quoted you the data that in past decade,
50 million jobs, 20 to 30% of the jobs came in from startups. So that's the power of startups. Now, other than job opportunities, what else will it do? Okay. So what it does is, first, definitely it creates job. But second is the mobility of labor. So mobility of labor is nothing but the movement as to how labor moves. And it means power. Because labor, you cannot do any single work. When we talk about factors of production, one of the major factors of production, which is what? Land, labor, capital, and entrepreneurship. So look at this, labor and entrepreneurship, both of them cover up what? 50% of factors of production. And it is the startup or entrepreneurship which helps in mobility of labor. Today, we are not seeing the movement of labor only and only from urban to rural. In fact, lot of it is happening in the reverse direction as well, where people are moving from urban to rural. It's not always from rural to urban, but today the movement is happening in reverse direction, which is from urban to rural India. In fact, this is what we call it as geographical mobility. Maybe as an entrepreneur, you would move in from one city to another, one state to another one, or maybe one country to another one as well. This is geographical mobility. Simultaneously, we are also saying something which is known as occupational mobility. So what is occupational? Because once you become skilled, there's change in occupation. So today, a tailor is no longer a tailor, but a fashion designer as well. This is occupational mobility. So once a person, suppose they acquire stitching or sewing skills, they can get themselves into the tailoring job, and slowly and gradually as they gain experience, they can get into entrepreneurship, they can teach other people, and slowly and gradually come up with their own brand or label, like Manish Malhotra as well, and the likes. That's the third form of, that's the second form of mobility that we are talking about. The third form of mobility is between industries. From one industry to another one. For example, maybe someone who's working in IT come up with their own software development company, right? Or someone who's working in a tire industry moves on to automobile industry. These three types of mobility are so very important, because when you have skilled labor, only and only then the business which are looking at skilled job would be able to provide employment to these people. Okay, and these startups, they are now becoming such a new and dynamic, as even Sir said, that the word startup itself means what? नवाचार. जब आप कुछ नया सोच रहे हो, तो yes, they are helping us to promote innovation, to make sure that you are looking at problems through new lenses from a different angle, so that you are able to solve it in altogether a different perspective. Not necessarily only and only through the traditional methods. And the third and very important contribution of startup is capital formation. So what is capital formation? I'll give you a very simple example. Now, capital is considered as the base, right? So when we are talking about these foundation principles of an economy, finance is considered, or banks are considered as the founding principles of an economy.
if an economy has to survive, if an economy has to grow, it won't be able to do so without banks. So that's the reason the moment these new financial products comes into picture, the economy starts growing at faster pace, because the transfer of cash can be done at a faster pace. I would like you to think of a situation where there are no banks. Suppose there are no banks and you want to do business. Your goods has already arrived, but you have to send 1 lakh rupees or 5 lakh rupees from Dhar to Indore, and there are no banks available. Probably the solution which one would give me is, maybe I would go physically, or I would send it through Hawala, or I would hire a person, someone like Angadiya. Now, as we are talking about this, it would take time. Even the risk would be more. What if that money is being stolen? So risk is more. What is the other way? Now, just bring in a financial institution in the name of bank. What would happen? These transactions will become seamless, will become risk-free. Probably you would tell me that I would simply scan or take the UPI and transfer it instantaneously, right? So banks are the one who help in capital formation. So a very simple example as to how capital formation can happen at a nascent stage in banking is, suppose there is only and only one bank in an economy, and all the people, they have account with this particular bank. Business A has to pay 1 lakh rupees to business B, and business B has to pay 1 lakh rupees to business C, and simultaneously the chain goes on. If A gives a check to B, B will deposit the same check in the same bank, and the bank would be using same lakh rupees to give it to C, right? So what is being done in the process is, the same 1 lakh rupees is being transferred in the entire economy, but amount of capital formation is high. Same 1 lakh will lead to a capital formation of what? Maybe 10-20 lakhs. This is what is capital formation. So when investment, there are two categories of people here: the one who have excess of funds and the one who are in need of funds. And it is these startups or entrepreneurs which will help an economy to transfer the fund from the ones who have excess of funds to the ones who are in need of funds. And when these businesses are scaling up from a small size to medium size and then to a larger size, the capital with which they started and the size of capital which they have today would grow immensely. And hence they would help in the capital formation of an economy, right? So that's what even Shark Tank is doing, where we see a lot of investors are coming in, and it's not only the investors, but business who are in need of capital, they would come in and pitch their business idea to a shark who has excess capital. Why are they investing in this? Because they know that if business scales up, if business grows over a period of time, my investment of maybe 10 lakh, 20 or 30 lakh rupees would grow to 3 CR or 10 CR in future. And that's where capital formation would happen. So it is definitely contributing to the capital formation of an economy as well. And this is a very exciting slide where you would understand that in FY23, when we talk about gross merchandise value, which is GMV, majority sectors
presently where are they, and at what pace will it grow in next 6-7 years? And a major contribution of this, so 75 to 80, this is in $1 billion, okay? So close to $80 billion is where retail and e-commerce is coming in today, which is expected to almost not just double up, but it will grow at 5x. It would become 5x in next 6 years. When we talk about manufacturing, which is just 3 to 4%, and that's the reason I mentioned why India is just a developing and not a developed economy. A huge amount of boost will come in this particular sector, which is a mere $3 billion. Just look at the exponential growth. It's not 10x, it's not 20x. We are talking about 50x growth in manufacturing section. In fact, here I would like you to quote, if one can read more about production linked incentive as well. And I am a finance person. I teach stock market as well. So I probably would like to give this as an example. One can go and Google as to the kind of returns which Dixon has given in past 6 or 9 months. And with this also, I would like to say that this disclaimer would come in. This is just an example and not any investment advice. But just giving you an idea as to how the moment this manufacturing will unfold in future, in coming decade, and what boost will it give to the entire sector. In fact, fintech, we have already seen huge growth coming in from 8 to 9 billion. It would again almost be 8 to 9x. What is SaaS? SaaS is nothing but software allied services. Okay, when we are talking about SaaS and software as a service and digital service, even that is bound to grow to 5 to 6x. And others, everything else which is remaining, maybe in terms of agriculture, healthcare, travel, mobility, telecom, right? Everything else would become again 6 to 7x is what it would come from now. So this is just an estimate based on how we have grown in past decade. The next decade would be very, I can say, on the growth trajectory. And India will be a very different India in coming decade and decades to come after that. Maybe 20-30 years will be the golden period for India. And all of this will be contributed majorly by startups. So, yes, with this happy note and the statistics which I had in my hand, I would conclude, have kept last 10 minutes for Q&A in case anyone has any questions, any queries. We are free to take up those questions. किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें. No questions being asked would mean only two things. Either everything is clear or nothing is clear. वैसे पहले वाली बात सही है मैडम. आपने इतना सरल तरीके से सब चीजें बताई कि वो बहुत ही स्पष्ट रहा सब कुछ. Hello. हाँ जी.
बोलें। सर इंग्लिश मीडियम में नहीं समझाते हैं क्या? बेटा इंग्लिश में ही तो बोला मैडम ने। नहीं मतलब जैसे सब्जेक्ट आपको है इंग्लिश का समझ में नहीं आया या हिंदी में आपको चाहिए? नहीं ऐसा नहीं बोल रहे, मतलब ऐसा कि हमारा इंग्लिश मीडियम है। सो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपको समझ में आया होगा, राइट? यस मैम। ओके, ग्रेट, परफेक्ट। अब हम अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं और मेरा निवेदन है जिन लोगों ने अपने पेपर यहाँ पर जो है पब्लिश करने के लिए दिए हैं, यदि उनमें से कोई भी अपना पेपर यहाँ प्रेजेंट करना चाहता है तो वो आमंत्रित है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, यदि कोई अपना पेपर यहाँ प्रेजेंट करना चाहता है तो वो आमंत्रित है। गुप्ता जी आप कृपया कुछ कहें। हेलो जी सर। आज के वेबिनार को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन जिन लोगों ने, जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन विद्यार्थियों ने इसमें योगदान दिया, उन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। क्योंकि ये जो वेबिनार था ये एक बहुत ही विशिष्ट सब्जेक्ट को लेकर विशिष्ट, आज हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी को कम करने के लिए स्टार्टअप की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसमें बहुत सारी जो गवर्नमेंट की जो है योजनाएं और प्रोत्साहन योजनाएं जैसे स्टार्टअप इंडिया, और इस पे सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है। ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से प्रेरित करके वो लोग स्वरोजगार प्राप्त करें। इसीलिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनको किस तरह से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करे, और इसीलिए ये जो वेबिनार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो संचालित हो रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो और इन विषयों पर अपने शोध कार्य करें। अब मैं सोनी सर से जो है इस वेबिनार का अंतिम जो सारांश बताने के लिए आमंत्रित करूंगा। आदरणीय सोनी सर। जी सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये कि हम लोग एक्चुअली, मैं तो साइंस से हूँ, तो इतना कॉमर्स और व्यापार व्यवसाय सब पर उतना ध्यान रहता नहीं है। हम लोग जो है अपने केमिस्ट्री लेवल संचार आभार वो अब कर दो रहे, परंतु जी सर, तो आज हमारे जो दोनों वक्ता इतने मतलब ज्ञानी और युवा हैं और इतने सरल तरीके से आप लोगों ने ये सब चीजें समझाई कि मेरी तो इच्छा हो रही है कि 2-4 स्टार्टअप में भी स्टार्ट कर ही लूं। इतना मतलब ये कि उसमें ऐसा लगता है कि हम लोग सोचते थे कि ये सब जो है बड़ा कठिन होगा और ये सब है, पर आपको सुनने के बाद लग रहा है कि गवर्नमेंट भी जो है इस सब में बहुत सहायता कर रही है। और जितनी जानकारी आप लोगों से मिली, निश्चित बात है कि ये हम यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं वो बहुत ही उनके लिए जो है ये उपयोगी रहेगा। तो स्टार्टअप की जो दुनिया है ना, कहाँ से आरंभ होती है, नवाचार स्टार्टअप का अर्थ क्या है ना, किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाएगा,
विकास की तीव्रता को वो किस तरीके से बढ़ाते हैं, और सरकार ने जो है किस तरीके से योजनाएं आरंभ की है। स्टार्टअप इंडिया हो गया, फिर उसके बाद में फंड्स फॉर द स्टार्टअप हो गया, क्रेडिट गारंटी योजना हो गई, फिर जो है नियमों में सुधार की बातें हैं, है ना। ये सारी चीजें जो है डॉक्टर अमित कुमार जी और डॉक्टर रानू जैन, आप दोनों ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से समझाई है। निश्चित बात है यह वेबिनार हम सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो अंत में मैं केवल जो है यही कहूंगा कि आप दोनों का धन्यवाद बहुत बहुत, और मैं साथ में धन्यवाद भी देना चाहता हूं उच्च शिक्षा विभाग का जो ये वेबिनार प्रायोजित करते हैं, हमारी अतिरिक्त संचालक महोदया किरण सलूजा मैडम का, हमारे प्राचार्य सुशील फड़के जी का, और साथ ही रामेश्वर गुप्ता जी, जो इनके मुझे लगता है कि उनके अकेले के एफर्ट्स से ये सब कुछ हुआ। हालांकि हम लोग उनकी टीम में जुड़े हुए हैं, परंतु जो प्रयास रामेश्वर गुप्ता जी के अकेले रहे हैं, है ना, वो निश्चित बातें तारीफ के लायक हैं। और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे दो वक्ताओं को सुनने का हम सबको मौका मिला, और ये गुप्ता जी के कारण ही है। साथ ही में जो है मैं सभी जो प्राध्यापक गण और पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने यहाँ पर जो है अपनी सहभागिता की और इस वेबिनार को सफल बनाया। बहुत फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सोनी सर, चूंकि ये मुझे लग रहा है कि सभी का भरपूर सहयोग मिला, आप सभी के कारण ही ये जो वेबिनार सफल हो पाया है। तो केवल एक व्यक्ति से अकेला चना नहीं फोड़ सकता, इसीलिए है ना कि सबके सहयोग से ही सब सफलताएं मिली है। तो सबका जो है मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद सर। जी सर, ये तो आपका बड़ापन है, पर लीड तो आप ही कर रहे थे सर। तो ये वेबिनार यहीं समाप्त करते हैं, और शीघ्र ही जिन लोगों ने अपने पेपर यहाँ पर दिए हैं उनको सर्टिफिकेट्स जो है ऑनलाइन प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद, फिर से सबका धन्यवाद।